Now we have to choose the correct option for the equation of normal. और ऑप्शन ए दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है. सी ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर. बी इज ग्रेटर देन ए एंड डी ऑप्शन है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन is equal to b square e square if b is greater than e. Which of the following options is या are true? Is या are? कौन कौन से इसमें नॉर्मल्स के इक्वेशन होंगे? जरा चेक करो तो. एक तो डेफिनेटली ए ऑप्शन करेक्ट है, ये तो फॉर्मूला ही है. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं. ध्यान से सोचो, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर. देखो ना, ऐसे सोचो कि अगर a का वैल्यू b से बड़ा रहा होगा उसमें ए स्क्वायर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हो बी स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो देखो ना, इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे. ठीक ना, और अगर b a से बड़ा हो उस केस में we can definitely write b square into 1 minus e square is equal to a square. So this will be b square minus b square e square is equal to a square. And minus b square e square will be written as a square minus b square. So definitely a is correct, b is correct, and also c is correct. Okay. फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at root 3 comma root 2 by root 3 to ellipse x square by 9 plus y square is equal to 1. तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Instead of x1 you will put root 3, instead of y1 you will put root 2 by root. नहीं, और a स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे 9 और b स्क्वायर का वैल्यू है 1. You simply have to put all the values. 9x by x1 के जगह पे कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस बी स्क्वायर इज 1 into y divided by y1 की जगह it will be root 2 by root 3 is equal to a square minus b square. A square is 9, b square is 1. So this will be 3 root 3x minus root 3 ऊपर चले जाएगा तो root 3y by root 2 is equal to 8. This is the equation.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ ellipse if normal at one end of the latus rectum passes through opposite end of minor axis. देखिए जरा इसको समझिए ध्यान से, एक एलिप्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एलिप्स ही मान के चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके लैटस रेक्टम के एक एंड पे, लैटस रेक्टम के एक एंड पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट्स से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल जो है वो बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है वो ऑपोजिट माइनर एक्सिस के एंड से पास करता है। यानी ये जो है वो माइनर एक्सिस का एंड है, ध्यान दो। यानी ये 0 कॉमा माइनस बी से पास करेगा अगर हमने इसको, अच्छा लैटस रेक्टम का एक एंड क्या होगा, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, स्टार्टिंग में बताया मैंने ये सब। एक्सट्रीमिटीज फाइंड आउट करना लैटस रेक्टम का, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो ए कॉमा अगर बी स्क्वायर बाई ए पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल जो है 0 कॉमा माइनस बी से पास करता है। ऐसे में इसेंट्रिसिटी का क्या वैल्यू होगा एलिप्स का, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जरा ये सोचो इस पेज में, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स वन की जगह यहाँ पे रखना है ए, और वाई वन के जगह रखना है बी स्क्वायर बाई ए। इसी बात को अगर यहाँ पे हम रखें तो दिस विल बी ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन की जगह ए माइनस बी स्क्वायर वाई, और वाई वन की जगह बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना, बी स्क्वायर बाई ए is equal to a square minus b square. So if you simplify this, this will become ax by e minus b square कट जाएगा, ay is equal to a square minus b square. ध्यान दो जरा बात पे, ये जो है 0 कॉमा माइनस बी से पास करता है, this passes through 0 कॉमा माइनस बी। तो 0 कॉमा अगर माइनस बी से पास करता है तो इसको 0 कॉमा माइनस बी से पास करवाओ, तो इसको क्या लिखोगे, x के जगह रखो 0 बाई ई माइनस वाई के जगह रखो माइनस बी, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आया एक को। अच्छा ऑल्सो अब देखो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स माना हुआ, तो वी कैन राइट बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर into 1 minus e square. From here we can write b square is equal to a square minus a square e square, ध्यान देना। तो यहाँ से ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अगर हम लिख ले ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर आ जाएगा, और बी बाई ए को लिख सकते हैं ई स्क्वायर के बराबर, ध्यान देना। देखो कितना मजेदार चीज है कि दो ही इक्वेशन से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एक तो ये हुआ, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इसको नए अंदाज में सोचो, इसी को फिर से एक नए अंदाज में सोचो, जैसे एक बड़ा बढ़िया तरीका देखिए।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब ए और बी को हटा के सिर्फ ई में कैलकुलेशन, मैंने ई में सबको कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड बी बाई ए इज ऑलरेडी ई स्क्वायर, सो इसको ई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ से ई के लिए सॉल्व करें, ई का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, -4 ऐसे करोगे तो +4, मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं है, बाई 2 है, तो ये आ जाएगा √5 - 1/2। और ये इसेंट्रिसिटी स्क्वायर का वैल्यू होगा, ध्यान देना, क्योंकि इसेंट्रिसिटी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये बात समझे। और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हो जाएगा √5 - 1/2। या नहीं समझ में आया तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर को y मान के कर लेना, तो ये y² प्लस y-1 कर लेना, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ये पूरा स्टोरी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत दमदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से। जे एडवांस में क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, जहां पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी, पैरामेट्रिक फॉर्म को थोड़ा यूज करते हैं। फाइंड करना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1 at point which eccentric angle is 45, which eccentric angle is 5/4। तो याद करो, नॉर्मल के केस में 9 ऊपर चले जाएगा, ए ऊपर चले जाएगा, है ना, ठीक है, तो एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा, जितना मेहनत लगे इसको याद कर जाओ, बिना याद किए वो नहीं होगा। तो एक स्क्वायर यहाँ पे 9 दिया हुआ है और बी स्क्वायर दिया हुआ है 4, तो ए का वैल्यू हो गया 3x, और ये हो जाएगा cos π/4 माइनस बी का वैल्यू 2i sin π/4 इज इक्वल टू a² 9, b स्क्वायर हो जाएगा 4। So this will be 3x by 1 by √2 minus 2y by 1 by √2 is equal to 5. This will be 3√2x minus 2√2y is equal to 5. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है a normal is inclined at 45 degree to the axis, of x² by 25 plus y² by 9 is equal to 1, ठीक है। It cuts major and minor axis, it cuts major and minor axis at points A and B, ठीक है। Taking C as center of ellipse,
फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। कोई बहुत महान काम नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। एक लाइन होगा नॉर्मल, और वो लाइन जो है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, उसको कट कर रहा हूं, उससे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया पता करना है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो वो सबसे पहले अगर लाइन फाइंड आउट कर लो तो बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर लाइन फाइंड आउट कर लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये मान लो सी है, ठीक है। अब इसमें एक और बात ऑब्जर्व करने वाला ये है कि नॉर्मल जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरीके से है, मान लो मान लो ये सेंटर है, ये नॉर्मल है, और मेजर एक्सिस को ए पे और माइनर एक्सिस को लेट्स से बी पे कट रहा है। इस ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए। इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल का हमको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या आएगा। तो इसका स्लोप हो गया 1, बात समझ रहे हो। नॉर्मल का स्लोप हो गया 1। तो या तो स्लोप फॉर्म को यूज करके कर लो। मेथड 1 हो सकता है कि फाइंड नॉर्मल यूजिंग स्लोप फॉर्म। पर स्लोप फॉर्म अक्सर जो है ना बड़ा लेंदी कैलकुलेशन रहता है, उसमें भी दो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। एक सिमिलर नॉर्मल इधर भी आएगा और ऐसा एक ट्रायंगल इधर भी फॉर्म है। ऐसा समझ लो बात। इधर एक ट्रायंगल और इसका भी एरिया उतना ही होगा अलग। तो इससे भी कर सकते हो स्लोप फॉर्म, फाइंड नॉर्मल यूजिंग स्लोप फॉर्म। और दूसरा टेक्निक हो सकता है कि इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म से भी डील कर सकते हैं। फाइंड नॉर्मल यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो एक भूल कभी मत करना कि इसको पी पाई बाई 4 समझने का भूल मत करना कि पैरामेट्रिक एंगल 45 डिग्री है। नहीं, ये समझने का भूल नहीं करना। जो एंगल लेते थे वो हम लोग ऑक्सिलियरी सर्कल पे लेते थे। तो इसका एंगल के टर्म में ये पी थीटा कितना रहा होगा, थीटा, ये थीटा पाई बाई 4 मत लेना, ध्यान देना। ये थीटा पाई बाई 4 नहीं होगा, वो तो ऑक्सिलियरी सर्कल पे कहीं एक पॉइंट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये कुछ रहा होगा। ऐसा कितना होगा वो भगवान जाने, वो तो हमको कैलकुलेट करके पता चलेगा। बट एग्जैक्टली कितना होगा ये पाई बाई 4 नहीं मैंने समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जहाँ मैं ऑक्सिलियरी सर्कल डिस्कस कराया था वहां पे बताया था, और इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ कि दिस विल नॉट बी इक्वल टू पाई बाई 4। डू नॉट थिंक दैट पाई बाई 4 विल बी द पैरामेट्रिक एंगल, नो नो। सो let's say this point is basically a cos theta comma b sin theta। and a cos theta का मतलब हो गया हमारे पास जो एलिप्स है उसको भी जरा देख लो, उसमें a की जगह पे 5 है, यानी दिस पॉइंट विल बी 5 cos theta comma 3 sin theta। so this is the point। now नॉर्मल का इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम डील करें तो ज्यादा हमारे लिए आसान होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ए का वैल्यू है 5, 5x बाई कॉस थीटा माइनस बी का वैल्यू है 3, 3y बाई साइन थीटा, और ये 25 माइनस 9 होकर 16 हो गया। अगर इसको हम देखें जरा, इसका स्लोप अगर हम देखें, स्लोप चेक करें, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट समझने के लिए 5x बाई कॉस थीटा
-16 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3y अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5 साइन थीटा बाई 3 कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 16 साइन थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1। देखो इसको कन्वर्ट करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर ध्यान से देखो तो क्या पता चल रहा है, इस लाइन का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो है 5/3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 5/3 tan थीटा के बराबर। हमने क्या किया, ये साइन थीटा और ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ 5 साइन थीटा बाई 3 कॉस थीटा। ठीक है, कांस्टेंट वाले पार्ट में भी उसी तरीके से 16 साइन थीटा बाई 3। तो हमें स्लोप से ही मतलब है, सिर्फ स्लोप नॉर्मल का दिया हुआ था 1 के बराबर, ये स्लोप जो है 1 के बराबर दिया हुआ था, तो ये 5/3 tan थीटा यहाँ से आ गया। अब देखो tan थीटा का अगर वैल्यू मिल जाए, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। tan थीटा आपका यहाँ से आ गया 3/5। कॉस थीटा का प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आएगा, बात समझना चाहिए, क्योंकि देखो सच्चाई बात ये कि एक नॉर्मल इधर भी आएगा, इसके लिए हो सकता है कॉस थीटा का वैल्यू अलग आ जाए, साइन थीटा का वैल्यू अलग आ जाए। tan थीटा पॉजिटिव है तो एक बात ये है कि जो साइन कॉस का होगा वही साइन साइन थीटा का भी होगा, मैंने साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और साइन कॉस दोनों नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। तो मैं अगर इसको p/b लिखता हूँ तो h का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3²/5², 3 + 35, ये √34 आ जाएगा। √34 आ जाएगा क्या ये? 25/9 कर दिया था क्वेश्चन में, 16/9। एनीवे एनीवे नेवर माइंड। तो यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू है, इनफैक्ट मॉड ऑफ cos थीटा ले लो, क्योंकि एरिया में उतना ही आएगा, तो इसको लिख सकते हो b/h, और b का वैल्यू कितना हो गया 5/√34। ठीक, और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p/h, दैट इज इक्वल टू 3/√34। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझने वाली बात है। देखो आप अगर इसको देख रहे हो 5x बाई कॉस थीटा माइनस 3y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 16 को, तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, इसको तो जीरो कर दो, इसको हटा दो, y को जीरो रख दो। ठीक, x इंटरसेप्ट के लिए y को जीरो रख दो, तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 16 कॉस थीटा बाई 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो 16 कॉस थीटा का मतलब हो 16 कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो। चलो एक्स इंटरसेप्ट जो भी आया इसको इतना ही रहना। वाई इंटरसेप्ट सिमिलरली कितना आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट यानी एक्स को जीरो करो, तो वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू आ जाएगा 16 साइन थीटा बाई -3। इस वाले पार्ट को जीरो कर दो और इसको सॉल्व करो, यहाँ यहाँ बहुत मुश्किल कुछ काम नहीं है। अब एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, ध्यान से सोचो, ये जो लेंथ हुआ ये तो ऑरिजिन है ना भाई, ये तो 0,0 है, ये लेंथ इंटू ये लेंथ ही तो होगा ना एरिया। क्या सही बात है ना, एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट ही तो एरिया होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट, और इसका मॉड लगेगा। मॉड जब लगना ही है तो सबको पॉजिटिव करके फिर रख दो, 16/5 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 16 साइन थीटा बाई 3। 3 क्या है -3 में, चूंकि मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है।
इसको रख दो सबको वैल्यू ऑफ 16/5 कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 5/√34 और 16/5 16/3 कर दो इसको इंटू साइन थीटा का वैल्यू रख दो 3/√34। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यही आंसर होगा। क्वेश्चन देने में हालांकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन और सिंपल हो सकता था। अगर वो x²/25 की जगह x²/16 होता तो ये कैलकुलेशन और थोड़ा सिंपल था। Anyway, so this is how we can do this question, do this problem. एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल पे बेस्ड, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने पैराबोला पे किया था ना कि अगर T1 पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें और अगर दोबारा से पैराबोला को T2 पॉइंट पे कट करता है तो T2 T1 में कुछ रिलेशन होल्ड करता था, दैट इज T2 इज इक्वल टू -T1 -2/2। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कि नॉर्मल एट P थीटा टू एलिप्स x²/14 plus y²/5 is equal to 1 intersects it again at P2 theta, ठीक है, then find the value of tan theta। तो डेफिनेटली कुछ थीटा में रिलेशन रहेगा, थीटा टू थीटा में कुछ एक सर्टेन कुछ एक स्पेसिफिक तरीके से है ना होना चाहिए, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। तो थीटा पे हमने ड्रॉ किया तो एलिप्स को दोबारा से टू थीटा पे कट करना है। तो इसको जरा देखते हैं हम लोग। ये मान लो एलिप्स है और मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, है, दिस इज P पॉइंट है, P थीटा विच कैन बी रिटन एज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, ये पॉइंट है। और ये एलिप्स को दोबारा से कट कर रहा है कितने पे, लेट्स से दिस इज Q2 थीटा और इसको लिख सकते हैं A cos 2 थीटा कॉमा B sin 2 थीटा। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन वो हो जाएगा ax बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b²। ए की जगह देखो √14 है, मैं ए और बी का वैल्यू लास्ट में रखना प्रेफर करूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा, वो भी काम कर सकते हो, ऐसे भी चलने दो, या नहीं तो लिख भी सकते हो √14x बाई कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे भी मैंने वैल्यू रख के भी कर सकते हो, या एक ही बार लास्ट में भी रख के करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रूट वूट को कहाँ कैलकुलेट करते फिर। तो ये स्टोरी है, और ये जो है पास कर रहा फिर से, दिस ऑल्सो पासिस थ्रू, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निकल पार्ट है, बाकी कैलकुलेशन में इसमें। सो पासिस थ्रू Q2 थीटा है ना, दूसरे वाले पॉइंट से पास कर रहा है। ये जो नॉर्मल हमने लिखा है ये दूसरे वाले पॉइंट से पासेस थ्रू A cos 2 थीटा कॉमा B sin 2 थीटा, इस पे भी ये पास हो रहा है। तो लेट्स सैटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय दिस पॉइंट। तो वी कैन राइट A x के जगह A cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस B y के जगह B sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin theta is equal to a² minus b²। We can write like this, correct। अब हम कोशिश करेंगे सबको साइन और कॉस में थीटा में कन्वर्ट करने का, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड tan थीटा। तो 2 थीटा को हम ब्रेक करना चाहेंगे, तो दिस विल बी a², और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 cos² थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस दिस विल बी b² और sin 2 थीटा को आई कैन राइट 2 sin थीटा into cos थीटा divided by sin theta is equal to a² minus b², करेक्ट।
तो इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा जो इक्वेशन है वो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होने जैसा है ये। अगर आप ध्यान से देखो, पूरा इक्वेशन कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो आई कैन राइट इट लाइक 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बाई कॉस थीटा। ध्यान देना जरा, मैं एकदम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। बाई 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, and let's take cos theta as common, so this will be 2a square cos square theta minus a square minus 2b square cos square theta। नीचे में इसको मान लो एलसीएम ले लिया हमने cos theta, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। and if you further simplify this, this can be written as, this can be written as 2, यहाँ देखो इसको और इसको देखो, so 2a square minus b square cos square theta minus a square is equal to a square minus b square cos square theta। करेक्ट? ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा लिख दिया हमने। tan थीटा में cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा में cos थीटा। तो इसको जरा अगर सिंप्लीफाई करो, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू, this can now be simplified to, we can write it as 2 times a square minus b square cos square theta minus a square minus b square cos square theta is equal to a square। एंड ये इसमें से दो आम में से एक आम जैसे घटाओ तो एक आम बचेगा, वैसे ही ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos square theta is equal to a square, and from here this will be cos square theta by a square minus b square। ठीक है। सही है यार, कुछ हम लोगों ने लगता है गड़बड़ कर दिया इसमें। कुछ मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने। क्या मिस्टेक किया? मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया देखिए, मिस्टेक हम लोग से हो गया है, यहाँ स्क्वायर नहीं रह गया, मिस्टेक रुक जाओ, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा रहेगा। तो अब हमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा अल्टीमेटली, अब कोई चारा नहीं है। तो 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज 14, b स्क्वायर इज 5। इन क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन, देखो 14 और 5 है, a स्क्वायर 14 b स्क्वायर 5, क्वेश्चन में देखो। तो इसको रख दिया और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इज 14, और ये हो गया a स्क्वायर इज 14 minus 5 cos theta, so this will be 18 cos square theta। इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो दिस विल बी 9 cos theta minus 14 will be equal to 0। 18 cos square theta minus 9 cos theta minus 14 is equal to 0। इसको कितने में ब्रेक करोगे? 21 और 12 में ब्रेक करोगे। 18 cos स्क्वायर थीटा ब्रेक करोगे तो 21 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा में ब्रेक हो जाएगा। एंड फ्रॉम देयर इफ यू कैलकुलेट cos थीटा का वैल्यू, ये होमवर्क है करके देखना, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू एक तो आएगा आपको -2/3, या दूसरा वैल्यू आएगा 7/6। ऑफ कोर्स cos थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, सो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा, इसलिए फाइनली cos थीटा विल बी इक्वल टू -2/3। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें देखो चैप्टर है एलिप्स, लेकिन इसमें एलिप्स से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है।
है ना। एलिप्स का तो थोड़ा सा पार्ट है, एक नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है और उसको सेकंड वाले पॉइंट से पास करा देना। उसके बाद जो पूरा कैलकुलेशन है यू कैन से इट अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री, उसी का खेल है। तो एलिप्स चैप्टर इज नाउ एलिप्स चैप्टर इज नाउ ओवर। इस फॉर्मेलिटी के लिए एक दो और पॉइंट्स है। पहले के सिलेबस में बहुत सारा चीज होता था, डायमीटर के बारे में पढ़ना होता था, कॉन्जुगेट डायमीटर के बारे में पढ़ना होता था, है ना? और पोल पोलार के बारे में पढ़ना होता था। बट एनीवे ये सारी चीजें ध्यान नहीं, ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जब रिवीजन करेंगे ना तो एक दो और बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ चीज और टेक्निक्स बताऊंगा, बट वो अभी जरूरत नहीं है। जब रिवीजन वगैरह करेंगे तो उसमें मैं आपको कुछ और चीजें इंडिकेट करूंगा। एक कुछ प्रॉपर्टीज है एलिप्स के, उसको जरा ध्यान में रख लिया जाए, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो कुछ बातें जानना चाहिए हमको। इसमें पहला है कि एरिया ऑफ एलिप्स जो है, अगर कोई पूछे आपसे एरिया ऑफ एलिप्स, तो ये होता है पाई ए बी, ठीक है। जहां पे मेजर एक्सिस का लेंथ, है ना, मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है मान के चलो, और माइनर एक्सिस का लेंथ, या माइनर एक्सिस का लेंथ 2a है और मेजर का 2b, ऐसा भी हो सकता है। माने ऐसा दिया रहेगा तो ये एरिया बोलोगे एलिप्स का। दूसरा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक फोकस से कोई रे पास कर रहा है तो ये लौट के दूसरे फोकस से पास करेगा। ध्यान देना, रे पासिंग थ्रू वन फोकस, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द अनदर फोकस। कहीं से भी पॉइंट पास कराओगे तो, ठीक है। उसका लॉजिक बेसिकली क्या होता है कि अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे, इनफैक्ट इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा और डायग्राम बनाते हैं ऐसा। इनके बीच का जो ये एंगल है ना, इसको नॉर्मल बाइसेक्ट करता है। अगर कोई पॉइंट पी अज्यूम करो एलिप्स पे, कोई पॉइंट अगर पी अज्यूम करो एलिप्स पे, तो नॉर्मल और टेंजेंट जो है ना, पी एफ वन और पी एफ टू का एंगल बाइसेक्ट होता है। ध्यान देने वाली बात है, टेंजेंट एंड नॉर्मल at P are angle bisectors of PF1 and PF2। इसके बीच का जो एंगल होगा ना, इसको बाइसेक्ट करेगा कौन सा लाइन, नॉर्मल लाइन और टेंजेंट, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। ध्यान देने वाली बात है, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। क्लियर बात है ना कि अगर नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट भी ऑफ कोर्स एंगल बाइसेक्टर होगा। इसको थोड़ा और इधर ले आओ, इसको लाइन को एक्सटेंड करो तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो। दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, पहले बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से पास करेगा दूसरा बाइसेक्टर। मान लो जैसे ये L1 L2 जो लाइंस है, और एक बाइसेक्टर अगर ये है, मान लो ये बाइसेक्टर 1, तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, इसी बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। बाइसेक्टर्स बताया था परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी पॉइंट से पास करेंगे। तो देखो ना, अगर एक बाइसेक्टर नॉर्मल हो गया
एक एंगल बाइसेक्टर अगर ये नॉर्मल हो गया तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऑब्वियसली टेंजेंट होगा। तो इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि रे पासिंग थ्रू नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है ना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब एंगल ऑफ और कभी भी रिफ्लेक्शन के लिए ये नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वही एंगल यहाँ भी बन रहा है, समझ रहे हो? तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। रे पासिंग थ्रू वन फोकस ऑफ एलिप्स passes through another focus after reflection। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा कि डायरेक्ट इस पे दे दे, हो सकता है, जरूरी नहीं बट हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, इसमें भी है, वैलिड है ये रिजल्ट जो हमने पैराबोला में पढ़ा था कि सेमीलैटस रेक्टम is harmonic mean of segments of focal chord। इसको ऐसे लिख सकते हो इस अंदाज में। सेमीलैटस रेक्टम क्या है? सेमीलैटस रेक्टम का मतलब हो गया, अगर a ग्रेटर देन b के लिए हम बात कर रहे हैं, लेट b ग्रेटर देन a के लिए खुद से कर लेना, तो उस केस में सेमीलैटस रेक्टम हो गया 2 बाई हार्मोनिक मीन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से ये इसको ऐसे समझो, अगर मान लो ये एक फोकल कॉर्ड है और ये अगर एफ है, मान लो ये एफ डैश है लेट्स से, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो 2 बाई हार्मोनिक मीन ऑफ 1 बाई पी एफ प्लस 1 बाई क्यू एफ ऐसे लिख सकते हैं। जहां एच इज इक्वल टू लिख सकते हो, लैटस रेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो एच का वैल्यू लिख सकते हो बी स्क्वायर बाई ए। ध्यान देना, सेमी लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए नहीं, बी स्क्वायर बाई ए। तो सेमी लैटस रेक्टम बी स्क्वायर बाई ए है और ये हार्मोनिक मीन है इसका पीएफ और क्यूएफ का, तो ऐसे लिख सकते हो इसको। और 2 बाई इसको क्या लिखोगे, एच के जगह बी स्क्वायर बाई, अच्छा 2b स्क्वायर बाई ए होता है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, एच का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर नीचे में और ऊपर में आ जाएगा ये 2a बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी एफ प्लस 1 बाई क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। गॉट इट? चलो, तो इतना था एलिप्स के बारे में, और बाकी आप लोगों को नेक्स्ट दूसरा असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, तो डाउट्स होगा अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड आपको लेवल 1 लेवल 2 का भी क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको भी एक बार आप सॉल्व करना। फिलहाल हम लोग हाइपरबोला स्टार्ट कर देंगे और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरा सा देखते हैं। सो हाइपरबोला बहुत ही आसान चैप्टर है, जस्ट इसमें चीज ऐसे है कि इसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला का हम 1 से बड़ा रखते हैं, ठीक है? इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का 1 से बड़ा रखते हैं। और हाइपरबोला क्या है कि ये एक, मैंने जैसे जितना भी कर्व देखिए ये एक पार्ट में, हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है वो 2 पार्ट में आता है। जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो
तो बाद में जानोगे कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। ये डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं रहता, डिस्कनेक्टेड हो जाता है। कुछ ऐसे भी ग्राफ्स होते हैं जो बीच में कहीं ब्रेक कर जाते हैं। पर ये ग्राफ को ऐसा मत समझना कि दो अलग अलग ग्राफ है, दो अलग अलग ग्राफ नहीं है, एक ही इक्वेशन का ग्राफ है, दो अलग अलग खाली पार्ट्स में ब्रेक हो गया ग्राफ कहीं पे। तो ऐसे कई सारे ग्राफ होंगे जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कई सारे ऐसे ग्राफ होते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी ग्राफ कई सारा हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है कई सारे जो बीच में डिसकॉन्टिन्यू है। हाइपरबोला का ग्राफ कुछ उसी तरीके से होता है। इफ यू लुक एट द इफ यू लुक एट हाइपरबोला, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसे एलिप्स जैसा ही सारा कुछ है, इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है इसमें खाली। और जब हम इक्वेशन लिखते हैं एक स्टैंडर्ड सिचुएशन में, अच्छा जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन का अगर मैं बात करूँ, जनरल इक्वेशन वही जो कोनिक का इक्वेशन होता था, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस तरह से। ये जनरल इक्वेशन होता था कोनिक का, वही हाइपरबोला का भी इक्वेशन हो जाएगा, कुछ नया नहीं इसमें। इंटरेस्टिंग जो बात है वो क्या है, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन हो, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो एक सर्टेन अजम्पशन के अंदर, एक सर्टेन फोकस को मैं कुछ मान लूंगा, डायरेक्ट्रिक्स को कुछ मान लूंगा, एक सर्टेन अजम्पशन के अंदर मैं इक्वेशन को डिराइव करने का कोशिश करूंगा। तो जब हम फोकस को ए कॉमा जीरो, वही चीज फोकस को ए कॉमा जीरो या प्लस माइनस ए कॉमा जीरो रख के, और डायरेक्ट्रिक्स को जब हम, है ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई रख के कैलकुलेट करने का सोचते हैं, जब ए कॉमा जीरो रखेंगे तो प्लस ए बाई, और माइनस ए कॉमा जीरो रखेंगे तो माइनस ए बाई, जब ऐसा हम लोग करने का ट्राई करते हैं तो जो इक्वेशन आता है एक्स वन कॉमा वाई वन, यहाँ फोकस है एक्स प्लस डी वाई प्लस सी डायरेक्ट से, तब जब इसमें रखेंगे हम सारे वैल्यूज को, सो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का आता है, आप करके देख सकते हो खुद से। हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, जैसा एलिप्स का आया था बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आएगा। बट सिंस ई स्क्वायर माइनस वन यहाँ जीरो से बड़ा होगा, ये टर्म नेगेटिव है, जैसा एलिप्स का आया था बिल्कुल वैसा इक्वेशन, बट खाली फर्क ये है कि वन माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए इसको बी स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है तो एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो एलिप्स और हाइपरबोला के इक्वेशन में बहुत फर्क नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। समझ में आ गया बात। अब देखो यहाँ पे लेकिन एक बात है कि ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, समझने वाली बात है। जैसे मान लो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन को हमने बी स्क्वायर बोला, ठीक है, इसको हमने बी स्क्वायर बोला, ठीक। तो अगर ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए, तो टू अगर हुआ तो ये बी स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। लेकिन मान लो ई का वैल्यू, ई स्क्वायर का वैल्यू वन से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मान लो 1.5 रह गया, तो अगर 1.5 माइनस वन करे हैं तो ये 0.5 इंटू ए स्क्वायर हो गया, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से छोटा आ गया इस केस में। फिर ऐसा भी हो सकता है ई स्क्वायर का वैल्यू 10 हो जाए, तो इस केस में अगर हम रखेंगे तो ये 9a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर से बड़ा वैल्यू है। तो इसीलिए बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
सो ये जो रिलेशन है इसमें ए और बी पे कोई डिपेंडेंसी, मतलब इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। ध्यान देना मेरी बात पे, बी स्क्वायर कैन बी ग्रेटर, कैन बी इक्वल और कैन बी लेस देन ए स्क्वायर। ठीक है, बी और ए में कौन बड़ा होगा इस पे कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो टर्म है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हम नहीं यूज करेंगे, दूसरा टर्म यूज करेंगे। ध्यान देना, हाइपरबोला का जो इक्वेशन है, ये जो आया स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये कैसा दिखेगा हाइपरबोला, चलो नीचे ग्राफ बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। तो इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दो पार्ट में ग्राफ दिखेगा, दो पार्ट में हमको ग्राफ दिखेगा। डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, ग्राफ बीच में ब्रेक कर जाता है। इस तरीके का कुछ शेप हमको देखने को मिलेगा, जिसमें एक इसका फोकस हो जाएगा ए कॉमा जीरो इधर, दूसरा फोकस हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो इधर। अच्छा, x इज इक्वल टू वन बाई ए बाई ई जो है एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ई चूंकि वन से बड़ा है तो ए का वैल्यू ए बाई से बड़ा होगा, इसलिए पॉइंट आगे है ए बाई से, डायरेक्ट्रिक्स पीछे। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा, इसको बोल लो आप x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, इसको आप c बोल लो, इसको सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर में हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे b एंड b डैश। ये पॉइंट कहाँ कंसीडर करना है, तो 0, b पे और 0, -b पे कंसीडर करना है। ठीक है, हालांकि वहां पे ग्राफ वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, पर ऐसा कंसीडर करना है पॉइंट। और ये पॉइंट ए जो है, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो a, 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ये -a, -a, 0 आ जाएगा। तो यहाँ मैं नामकरण कर देता हूँ, सबका सबका नाम लिख देता हूँ। जो इसको मानो ये एक फोकस ए फॉर एफ डैश करके बोल सकते हो, या एफ एस एस डैश भी बोल लो, एफ एफ डैश इसको बोल लो। तो यहाँ पे सी, अच्छा ये सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये है एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे सी जो है उसको हम लोग बोलते सेंटर। ठीक है, ये 0, 0 है, दिख रहा है अभी, है ना। और एफ और एफ डैश जो है उसका भी कोऑर्डिनेट दिख रहा है, a, 0 और -a, 0, इसको बोलेंगे फोकस, प्लूरल है तो फोकल। ठीक है, ए और ए डैश जो दिख रहा है इसको वर्टेक्स बोलेंगे, प्लूरल है तो वर्टिस। ठीक है, बी बी डैश को कुछ स्पेशल नहीं बोलते हैं, बट ए ए डैश जो है उसको बोलेंगे हम लोग, ए ए डैश जो है उसको बोलेंगे, मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए ए डैश का लेंथ ये 2a के बराबर होता है, और इसको मेजर एक्सिस नहीं बोल के बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस नहीं बोलते क्योंकि, अच्छा बी बी डैश जो है उसका लेंथ होगा 2b, और इसको बोलते कॉन्जुगेट एक्सिस। मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट यहाँ से इसलिए हटाते हैं कि मेजर सुन के लगता है कि बड़ा और माइनर सुन के लगता है छोटा, बट 2a 2b में कोई भी बड़ा हो सकता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ए और बी में कोई भी बड़ा हो सकता है, ध्यान देना यहाँ पे। among A and B, या between A and B लिखो, between A and B any of them can be greater। ए और बी में, ए और बी में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, इसलिए मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट हटा के इसको ट्रांसवर्स एक्सिस और
कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया ये दिख ही रहा है, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है। और तो कुछ छूटा हुआ नहीं रह गया इसमें। अच्छा, इसका इक्वेशन जो है वो यहाँ से देख सकते हो, एक्स एक्सिस है और ये देख लो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 लिख सकते हो, वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 लिख सकते हो। ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं है विशेष। अच्छा, तो इसको हम लोग नॉर्मल, हालांकि इसको हम लोग नॉर्मल पैराबोला ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग एक और पैराबोला आएगा जिसको हम लोग कॉन्जुगेट पैराबोला बोलेंगे। अगर मान लो हमने ये सारा कुछ गेम पलट दिया होता, मैंने हमने अगर फोकस 0 कॉमा प्लस माइनस बी और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई अज्यूम किया होता, तो हम हमको दूसरा इक्वेशन मिलता, दैट वुड हैव बीन एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलता। एक ऐसा इक्वेशन। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से रहेगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। ये है एक्स एक्सिस और ये मान लो है वाई एक्सिस। ठीक है, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू बी बाई, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, दो फोकस हो जाएगा, इसको मान लो f, दिस विल बी इक्वल टू 0 कॉमा बी और इसका हो जाएगा 0 कॉमा एफ डैश, इसको बोल लो 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, इसमें इसको a, इसको a डैश मान लो, ये वर्टेक्स हो जाएगा एंड दिस विल बी 0 कॉमा बी एंड दिस विल बी 0 कॉमा माइनस बी। इधर में दो पॉइंट अज्यूम कर लो, इसको समझ लो a कॉमा 0 और इसको समझ लो b डैश माइनस a कॉमा 0। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हो गया और इसमें वही चीज है, एफ एफ डैश फोकस हो गया, वही कहानी है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, फोकस हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, वर्टिसेस हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस खाली इसमें देख लो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर कैलकुलेट करोगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ आ जाएगा यहाँ पे 2b और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ जो है वो आ जाएगा 2। ये जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये जो है कॉन्जुगेट एक्सिस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस को टी और कॉन्जुगेट एक्सिस को सी। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाला है, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस। एक और बात, ऐसे हाइपरबोला में ये सिनेरियो रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। एलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस वन है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले तो। अच्छा, लैटस रेक्टम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। डबल ऑर्डिनेट समझते ही हो, ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। एक्सिस माने क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ बात करेंगे एक्सिस का मतलब, एक्सिस माने ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। और वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर गया तो उसी डबल ऑर्डिनेट को हम लोग लैटस रेक्टम बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लैटस रेक्टम के बारे में देख लें हम लोग। लैटस रेक्टम इसमें भी कुछ माने अलग नहीं आएगा। लैटस रेक्टम इसमें भी उसी तरीके से ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और ए कॉमा
माइनस बी स्क्वायर बाई ए उसी फॉर्मेट में आएगा, जैसे एलिप्स में होता था वैसा ही इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा रुकना, वेट करना। देखो ये, तो मान लो वी हैव अ हाइपरबोला लाइक दिस। इस टाइप के हाइपरबोला में, अच्छा ये जो दोनों हाइपरबोला है, एक और बात ध्यान दो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। आर सेड टू बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शब्द यूज करूंगा तो, हालांकि शब्द यूज करते नहीं है बट समझ जाना, हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ऐसा, वर्टिकल करूंगा तो ऐसा, समझ जाना अपने कन्वीनियंस के लिए। तो किसी तरीके से तो कम्युनिकेट तो करना है ना बात, कि कौन सा वाला हाइपरबोला, डिस्टिंक्शन तो रखना पड़ेगा। तो जस्ट अपने कम्युनिकेशन के लिए, बट ये स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, एनीवे, तो ये मान लो फोकस से पास कर रहा है, और फोकस कितना है, ए कॉमा जीरो। तो इसका एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता कि कितना है। तो लेट्स से वाई कोऑर्डिनेट अगर हमने y1 माना, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। जब इसके इक्वेशन में हम पुट करेंगे ए का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सिंप्लीफाई करके देखना, y1 का वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, आप पुट करके देखना। ठीक है, ये इंडिकेट माने ये कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अच्छा, यहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, ये पार्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाके इतना आएगा। ये ऐसा हो गया। देन अगर दूसरा लैटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज देखना चाहो, तो ये पॉइंट हो जाएगा उसी तरीके जैसे एलिप्स में होता था, ए कॉमा, अच्छा ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एकदम जैसे एलिप्स में फॉलो होता था, एकदम वैसे ही रहेगा। इसको एफ डैश बोल दो। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम अगर आपसे कोई पूछ ले, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। अच्छा, अगर दूसरे वाले में हम जाएं, दूसरे वाले हाइपरबोला में, जहां पे ऐसा ग्राफ बना हुआ हो, उस केस में हाइपर ये, इसको एफ बोल लो, इसको एफ डैश बोल लो, लैटस रेक्टम का जो एक्सट्रीमिटीज है, वो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये 0, बी है, तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, तो बी सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, और इधर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी। यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी, ये 0, माइनस बी है।
ठीक है, तो ऐसा रहेगा यहाँ पे ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये इसको यूज करोगे तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो है वो आ जाएगा 2a² बाई बी के बराबर, एकदम सेम टू सेम जैसे एलिप्स के केस में होता था। नहीं समझ में आई बात? यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन हमने लिया लेट्स से x माइनस वन का स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक हमने लिया इधर मान लो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू -1। या लेट्स से इसको हमने ले लिया ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, या ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट साइड में देखो 1 है या -1, ऑर्डर समझना है। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर देखो ध्यान से, एक्स नहीं है, एक्स -1 है, तो सेंटर हो जाएगा 1,0। समझ रहे हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स को x-1, इसको ऐसे ट्रीट करो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ऐसे ट्रीट करो जहाँ कैपिटल x इज इक्वल टू x-1 हो और कैपिटल y इज इक्वल टू y, ऐसा ट्रीट करो इसको। ठीक है, सेंटर आ जाएगा 1,0। अगर मान लो वर्टिसेस का बात किया जाए तो वर्टिसेस क्या आएगा? वर्टिसेस होता था x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, नहीं तो ये हो जाएगा +-2। तो x-1 का वैल्यू +-2, x का वैल्यू हो जाएगा 1 +-2 विच विल बी 3 और -1। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 रहता है ना, इसको अगर देखो इस टाइप का हाइपरबोला बनेगा, तो ये a,0 और -a,0 रहता है ना, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3,0 और -1,0, यानी एक ये आ जाएगा 3,0, एक आ जाएगा -1,0। समझ गए? बाकी चीजें आप खुद से ट्राई करना, खुद से फाइंड आउट करना। इसका लिखना जरा क्या क्या होमवर्क है ये। फोकस लिखना कितना होगा? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा लिखना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसका इक्वेशन निकालना। फिर लैटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज बताना कितना होगा, लेंथ बताना कितना होगा, एंड इक्वेशन भी ट्राई करना प्रेडिक्ट करने का कितना होगा। फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बताना, इसका लेंथ एंड इक्वेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ इक्वेशन बताना, कॉन्जुगेट एक्सिस का भी लेंथ और इक्वेशन बताना, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ एंड इक्वेशन। ये आपका होमवर्क है। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होगा? अच्छा, इसेंट्रिसिटी भी बताना है इसमें, इसेंट्रिसिटी भी बताना है। इसेंट्रिसिटी ऊपर एक लिख दो, जो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी भी बताना है। मान लो अगर इसके लिए हम देखते हैं जरा, तो इसके लिए सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर विल बी 0,0, वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 0, प्लस माइनस b,
and this will be equal to 0 comma plus minus 2 because a square is 9 and b square is 4. ठीक है, और यहाँ से ये भी लिखोगे कि ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. सो फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा आना चाहिए ऑब्वियसली, अगर नहीं आ रहा तो समझना कहीं गलत कर रहे हो, ध्यान देना. और एलिप्स में हमेशा इसेंट्रिसिटी कम आना चाहिए 1 से. तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया. 4/9 इज इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1. यहाँ से लिख सकते हो 4/9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर. तो ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 13/9. ई का वैल्यू आ जाएगा √13/3. ठीक है, फोकस अगर पूछ लिया आपसे इसका, तो फोकाई कितना करोगे, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई. डायरेक्ट्रिक्स कितना करोगे, सबका वैल्यू रखते चले जाना. डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई. नहीं, लैटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी, लैटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा, लैटस रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी. इक्वेशन क्या हो जाएगा इसी का, फोकस से पास कर रहा है ना, और y के पैरेलल है लैटस रेक्टम. देखो ध्यान से, फोकस से पास कर रहा है, 0 कॉमा बी से पास कर रहा है, या 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहा है. यही ना होगा. तो x के पैरेलल हुआ ना ये, ध्यान से देखोगे अगर, तो ये तो x के तो पैरेलल हो गया ना ये लैटस रेक्टम. तो x के पैरेलल अगर हुआ तो y बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं. तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, y बराबर कांस्टेंट यानी y इज इक्वल टू बी. सबका वैल्यू पुट करते चले जाना है. ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड आउट करना, कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड आउट करना, ये सब आपका होमवर्क है. ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हो जाना चाहिए ये तो. हो जाएगा, यस नो बोलो, लिखो चैट बॉक्स में. विल यू बी एबल टू डू दिस टास्क. गुड 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 गुड. अच्छा, अब थोड़ा सा फोकल डिस्टेंस पे चलते हैं, थोड़ा फोकल डिस्टेंस पे बात करते हैं. फोकल डिस्टेंस है फोकल. तो जैसे एलिप्स में एक प्रॉपर्टी था, वैसे ही हाइपरबोला में भी एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है, वहां सम था, यहाँ डिफरेंस होगा. मान लो P एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, और इसका अगर हम दोनों फोकस से डिस्टेंस लेते हैं, ये मान लो F है और ये F डैश है, तो PF का जो वैल्यू है, एक जो फोकल डिस्टेंस, दो फोकल डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, एक फोकस से एक फोकल डिस्टेंस और दूसरे फोकस से दूसरा. तो एक जो फोकल डिस्टेंस आएगा, अब मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी से, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालेंगे और पीएफ बाई पीएम जो है उसको इसेंट्रिसिटी के इक्वल करेंगे. ये कॉन्सेप्ट कोनिक सेक्शन से, फोकस से डिस्टेंस बाय डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, और इसके हेल्प से पीएफ निकल जाएगा, जैसे हम लोगों ने एलिप्स में यूज किया था. तो जब ये फोकल डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट करोगे, जब आप फोकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे, तो फोकल डिस्टेंस वहां पे क्या आता है, a प्लस ई एक्स वन और a माइनस ई एक्स वन. अगर आप एलिप्स में याद करो तो आया था a प्लस ई एक्स वन और a माइनस ई एक्स वन. यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ई एक्स वन बड़ा है तो ई एक्स वन प्लस ए आ जाएगा, और एक में आ जाएगा ई एक्स वन माइनस ए. ठीक है, ई एक्स वन माइनस ए ये हो जाएगा, और एक आ जाएगा ई एक्स वन प्लस. ये रिमेंबर, ये याद रखना है इसको. ई एक्स वन वहां था ए प्लस ई एक्स वन, ए माइनस ई एक्स वन, ए पहले था ई एक्स वन वाला पार्ट बाद में, यहाँ पे ई एक्स वन माइनस ए ई एक्स वन प्लस ए आया. बस इतना ही डिफरेंस है. ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डिराइव नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो आप खुद से कर लेना. यहाँ पे रिलेशन क्या, वहां जोड़ने से कांस्टेंट आता था, यहाँ घटाओगे अगर, क्योंकि हमने एक सर्टेन अजम्पशन लिया है कि देखो, पॉइंट को अगर हम इधर मानते, लेट्स से इस वाले पार्ट पे, तो ये वाला प्लस आता, ये वाला माइनस आता. तो एग्जैक्ट सिनेरियो क्या होगा हमको नहीं पता है, तो बेस्ट क्या करेंगे, हम मॉड ले लेते हैं.
ठीक है, जब हमने मॉड ले लिया तो इसको अगर हम घटाएंगे तो ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हो, ई एक्स वन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2a के बराबर आ जाएगा। ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस जो है वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये लेंथ जो है वो 2a है। ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है ये 2a यूनिट के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस ये 2ae के बराबर है। ठीक है, ये कांस्टेंट आया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो है, बट ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट is less than ff dash। ध्यान देने वाली बात है, ये कांस्टेंट आया तो सही, बट ये कांस्टेंट का वैल्यू a और f डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उससे छोटा है। एलिप्स में क्या आया था, जो डिस्टेंस a और f डैश के बीच का था उससे बड़ा आया था, जोड़ोगे तो बड़ा, घटाओगे तो छोटा, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट एफ डैश से छोटा है। इसका इंटरप्रिटेशन अब हम निकालते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे, मान लो एक पॉइंट है जो कार्टेशियन प्लेन में मूव कर रहा है। इफ P इज अ मूविंग पॉइंट, मान लो इसको ऐसे समझो, इफ P इज अ मूविंग पॉइंट and P is a moving point and A and B are two fixed points, such that PA माइनस PB जो है वो कांस्टेंट है C के बराबर। ठीक है, यहां से 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। केस 1 ये हो सकता है कि C जो है वो AB के बराबर हो जाए, A और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाए। केस 2 हो सकता है कि C जो है वो AB से छोटा हो जाए, और केस तीसरा हो सकता है कि C का वैल्यू AB से बड़ा हो जाए। ध्यान देना मेरी बात पे, तो A और B दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, और P पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, A और B दो फिक्स्ड पॉइंट्स है और P जो है वो मूव कर रहा है। तो ध्यान देना, ये A और B दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, तो P कहाँ पे होगा कि PA माइनस PB जो है वो C यानी AB के बराबर हो जाए। उसका जो लोकस आएगा पॉइंट P का वो AB लाइन ही आएगा, लेकिन AB सेगमेंट को छोड़ के, माने AB के बाहर लाइन करेगा, जो AB से पास करता हुआ लाइन ही उसी पे लाई करेगा, लेकिन AB के बाहर लाई करेगा P। अगर मान लो P यहाँ है तो PA माइनस PB का अगर मॉड लिखोगे, लेटर से ये मॉड है, तो ये AB के बराबर आ जाएगा। अगर इधर भी P है तो PB माइनस PA जो है, PB माइनस PA जो है वो AB के बराबर आएगा। अगर मॉड लेते हो तो PA माइनस PB को लिखने में कोई हर्ज नहीं है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। ये जो है ना लोकस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी इस केस में P लाइज, ऐसे लिख सकते हो, P लाइज ऑन लाइन थ्रू A एंड B, है ना, बट नॉट बिटवीन A एंड B। बट इसको लिख सकते हो, बट नॉट बिटवीन A एंड B, बट A और B के बीच में नहीं लाई करेगा ये, नहीं तो PA माइनस PB AB के बराबर नहीं आएगा। ध्यान देना, तो A और B से पास करते हुए लाइन पे ही लाई करेगा, लेकिन AB के बाहर होगा। ठीक है ना, AB के बीच में नहीं जाएगा। और सेकेंड वाले केस में अगर A और B के बीच का डिस्टेंस जो है उससे छोटा अगर आया है ये C का वैल्यू, तो उस केस में
जो लोकस होगा वो एक हाइपरबोला हो जाएगा। पी जो है वो एक हाइपरबोला पे लाई करेगा, पी का लोकस जो है वो हाइपरबोला हो जाएगा। जिसके लिए ए और बी जो है उसके फोकस होंगे। सो पी विल लाई, इस केस में पी लाइज ऑन अ हाइपरबोला, whose foci are, फोकस का प्लूरल फोकाई आर ए एंड बी, जिसके ए और बी क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। और ये केस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो मैक्सिमम क्या होगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकता है, ए बी सी बहुत होगा, 3 पॉइंट कोलिनियर हो सकता है, या ए बी पी जो है वो कोलिनियर हो सकता है। तो पी ए माइनस पी बी जो है इस केस में ए बी के बराबर आ जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो किसी भी दो साइड का डिफरेंस यानी पी ए माइनस पी बी वो तीसरे साइड से हमेशा छोटा ही होगा, ये गारंटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़े होगे ना आप लोग कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस ट्रायंगल में हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। तो बहुत होगा पी ए और पी बी का डिफरेंस तो ए बी के बराबर हो सकता है, या अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो ए बी से छोटा हो सकता है, कोलिनियर हुआ तो ए बी से के बराबर हो सकता है, ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो ए बी से छोटा हो सकता है, लेकिन ए बी से बड़ा कभी नहीं हो सकता, इसका गारंटी है। तीसरा केस पॉसिबल नहीं। वैसे इस सम में ए बी के बराबर हो सकता है या ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन है। हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस पे। आप क्या करो, इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ अगली क्लास में, है ना। बढ़िया से खुद इसको एक बार रिवाइज करो, अच्छे से देखो, इसको समझो। और अगले क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितना कुछ हमने सीखा है आज की क्लास में उस पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का जस्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसमें ऑक्सिलियरी सर्कल पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन का बात करेंगे, और फिर हम लोग पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स, लाइंस विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स, फिर टैंजेंट्स। अगली क्लास में ये सब हम लोग बात करेंगे, टैंजेंट्स, कॉर्ड्स एंड नॉर्मल्स, ये सब बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। एलिप्स का बस अच्छे से याद करके आना, समझ के आना, देख के आना, और ये हाइपरबोला में जो आज पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। अगली क्लास में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो एलिप्स में है उसी से काम चलता चले जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा जो आप समझ जाओगे क्या चेंजेस करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।